हर बेटी अपने सपनों का घर बसाने के लिए मायका छोड़कर ससुराल जाती है। उसे लगता है कि अब उसका नया परिवार उसे अपनाएगा, उसे प्यार देगा। लेकिन जब वही ससुराल लालच और दहेज की आग में अंधा हो जाए, तो बहू का जीवन किसी नरक से कम नहीं रह जाता। ये कहानी है कंगना की, जिसने अपने पिता की इज्जत बचाने के लिए, अपनी भाई की खुशियों को बरकरार रखने के लिए हर जुल्म चुपचाप सहा। लेकिन उसकी खामोशी ही उसकी। कंगना की शादी जगदीश से हुई थी और दोनों के ही परिवार मध्यम वर्गीय थे। अपनी हैसियत के अनुसार और जगदीश की हैसियत के अनुसार कंगना के माता पिता ने दहेज देकर कंगना को विदा किया था। कंगना के ससुराल में उसके जेठ जिठानी हेमंत और भारती और सास ससुर थे। कंगना ने ससुराल आने के बाद से ही समझ लिया था कि उसके ससुराल में बहू की कोई हैसियत नहीं होती है। उसकी जेठानी भारती अपने पति हेमंत, अपनी सास ससुर और अपने देवर यानी कि कंगना के पति जगदीश सबसे बहुत डर कर और दब कर रहती थी। और अब कंगना को भी वैसे ही रहना था, वरना वो लोग बहू पर हाथ उठाने से भी पीछे नहीं हटते थे। कंगना के लिए ये बिल्कुल नया माहौल था, पर वो क्या करती। अब तो उसे यही जीवन गुजारना था। उसके पिता ने अपने जीवन भर की जमा पूंजी लगाकर उसे जगदीश के साथ ब्याह दिया था। खैर वक्त ऐसे ही गुजर रहा था। कंगना ने अपने ससुराल का हाल कभी अपने मायके में नहीं बताया था, ये सोचकर कि वो बेकार में परेशान होते कि उन्होंने अपनी बेटी की शादी एक गलत घर में कर दी है। कंगना बस यही सोचती थी कि शायद समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। पर उसकी जेठानी भारती का कहना था, वो समय कभी नहीं आएगा। मैं पिछले 5 सालों से इस घर में हूँ और हालात जस के तस हैं। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे। इसी बीच कंगना के भाई निश्चल की बहुत ही अच्छी पोस्ट पर सरकारी नौकरी लग गई और जल्दी ही निश्चल की शादी भी एक बड़े घर में तय हो गई। क्योंकि ये सामान्य सी बात है कि यदि लड़का अच्छी नौकरी करता है तो बड़े बड़े घरों से उसके लिए रिश्ते आने लगते हैं। और फिर दहेज का चलन तो लगभग हर घर में होता ही है, चाहे कोई दहेज के विरोध में कितनी भी बड़ी बड़ी बातें क्यों ना कर दे। इसलिए निश्चल के माता पिता ने भी निश्चल की शादी एक अच्छे बड़े घर में तय कर दी, लतिका के साथ। लतिका के पिता लोकल स्तर के एक नेता थे और उनका अच्छा खासा बिजनेस भी था। निश्चल की पत्नी लतिका ढेर सारा दहेज और जेवर लेकर अपने ससुराल यानी कि कंगना के मायके में आई थी। शादी के वक्त जब कंगना के ससुराल वालों ने कंगना की भाभी लतिका का दहेज और उसके जेवर देखा, तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई और उनके मन में भी लालच बैठ गया। क्योंकि उनके बेटे जगदीश को तो कुछ खास दहेज नहीं मिला था और अक्सर दहेज लड़के की काबिलियत के अनुसार ही मिलता है। तो जगदीश जिस काबिल था उसी हिसाब से उसे दहेज मिला था। और फिर लालचवश कंगना के ससुराल वालों ने घर आकर कंगना के ऊपर दबाव डालना शुरू कर दिया कि तुम्हारे भाई निश्चल को इतना ढेर सारा दहेज मिला है और इतने ज्यादा जेवर भी मिले हैं। तुम्हारे माँ बाप ने तो हमें ठग लिया, हमारे बेटे को तो कुछ दिया ही नहीं। कंगना ने बोला भी, मेरे पिताजी की जितनी हैसियत थी उतना उन लोगों ने दे दिया और अब मेरे भाई की अच्छी सरकारी नौकरी लग गई है, इसलिए बड़े घर की लड़की उस घर में बहू बनकर आ गई है और जो दहेज लेकर आई है वो सब मेरी भाभी का है। इसमें मेरे माँ बाप बीच में कहाँ से आ गए और वो मुझे कहाँ से दहेज देंगे। कंगना की सास ससुर ने कहा, वो सब कुछ हमें नहीं पता। अपने पापा को फोन करके बोल दो कि कम से कम 5 तोला सोना और 5 लाख का कैश तो हमें तुरंत का तुरंत पहुंचा दें, वरना ठीक नहीं होगा। कंगना ने हैरानी से कहा, ऐसे कैसे मैं बोल दूं? मुझे पता है मेरे पापा के पास कुछ नहीं है। जो कुछ था वो उन्होंने मेरी शादी में खर्च कर दिया। अब वो इतना दहेज कहाँ से देंगे? इस पर हेमंत और जगदीश ने कंगना के ऊपर चिल्लाना शुरू कर दिया और बोला, हम जैसा बोल रहे हैं वैसा करो। तुम्हारे बाप के पास नहीं है तो तुम्हारे भाई के पास तो है। इतनी अच्छी नौकरी मिली है उसे, ऊपर से इतना दहेज भी मिला है, तो वो तो दे ही सकता है। जगदीश ने कहा, तेरे बाप ने तो मुझे अच्छे से ठग लिया और कुछ भी नहीं दिया। कंगना को भी गुस्सा आ गया और उसने बोल दिया, हाँ तो तुम क्या उस लायक हो? आखिर क्या बड़ा करते हो तुम? और ना ही कोई खास डिग्री है तुम्हारे पास।
जितनी तुम्हारी हैसियत है उस हिसाब से तुम्हें दहेज मिल चुका है। मेरा भाई एक सरकारी अफसर है, इसलिए उसे इतना दहेज मिला है, और मेरे पिताजी के पास कुछ भी नहीं है तुम लोगों को देने के लिए। सुनकर जगदीश ने कंगना को बहुत मारा। साथ में हेमंत ने भी बेशर्म होकर अपने छोटे भाई की पत्नी को बहुत मारा, और सास ससुर खड़े होकर बस तमाशा देखते रहे थे। जेठानी भारती आंखों में आंसू लिए एक किनारे खड़ी रही थी। कंगना की तकलीफ देखकर उसे बहुत दर्द हो रहा था, पर वो कुछ नहीं कर सकती थी। जी भर के कंगना को मारने के बाद हेमंत और जगदीश अपने अपने कमरे में चले गए और कंगना वहीं रोती रह गई। भारती ने कंगना से बोला, ये सब राक्षस हैं, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कोई जिए या मरे। तुम अपने भाई से बात करके इन्हें थोड़ा बहुत कुछ दिलवा क्यों नहीं देती हो, वरना ये लोग तुम्हारा जीना मुश्किल कर देंगे। कंगना ने बोला, बिल्कुल नहीं दीदी, मेरे भाई ने अपनी मेहनत से ये नौकरी पाई है, और अब उसकी शादी हो गई है, उसका अपना घर परिवार है, और उसकी मेरे प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं है। मेरी जिम्मेदारी अब मेरे पति की बनती है। अब मेरा पति ही भिखारी है तो मैं क्या करूं? शादी में मेरे पिताजी ने इन लोगों की सारी मांगें पूरी की थी। अब शादी के इतने दिनों बाद दोबारा ये इतनी मांगे, वो भी मेरे भाई का दहेज देखकर। ये तो गलत है ना। मैं अपने मायके में बिल्कुल बात नहीं करूंगी। फिर उसके बाद एक बार कंगना को प्रताड़ित करने का जो सिलसिला चला वो चलता ही चला गया। कंगना 4 महीने की गर्भवती थी, और अब 2 महीने और बीत चुके थे कंगना को मार खाते हुए, लेकिन वो टस से मस नहीं हो रही थी। भारती कभी कभी बोल भी देती थी कि उसके पेट में इस घर का बच्चा है, थोड़ा तो तरस खा लो तुम लोग। तो वो जालिम हेमंत और जगदीश भारती को भी पीटने से बाज नहीं आते थे, और सास ससुर खड़े होकर दोनों बेटों को और उकसाते थे बहू को मारने के लिए। 2 महीने से ये सब प्रताड़ना झेलते हुए कंगना का गर्भ अब 6 महीने का हो चुका था, लेकिन वो किसी भी कीमत पर अपने घर वालों से कोई भी मांग करने को तैयार नहीं थी, और उसके मायके में तो किसी को कुछ पता भी नहीं था कि कंगना के साथ क्या कुछ हो रहा है। बीच में एक बार कंगना के मम्मी पापा उससे मिलने के लिए उसके ससुराल भी आए थे, लेकिन कंगना ने उस वक्त भी उनसे कुछ नहीं कहा था, और सामान्य तरीके से बात की थी, ताकि उन्हें अपनी बेटी की स्थिति जानकर दुख ना हो, क्योंकि उसे पता था उसके पिता के पास कुछ भी नहीं है, और भाई के ऊपर वो अपना अतिरिक्त बोझ क्यों डालती। वैसे भी भाई की जिंदगी में अब उसकी पत्नी लतिका आ चुकी थी। क्या पता उसकी वजह से दोनों पति पत्नी के बीच के रिश्ते बिगड़ जाएं। कंगना ने सोच लिया था, चाहे कुछ भी हो जाए, वो इन नीच लोगों के सामने कभी घुटने नहीं टेकेगी। भारती कंगना को समझाती थी, ये सब दरिंदे हैं, तुझे मार डालेंगे, तो उनकी बात मान ले और अपने माँ बाप से बात कर। तेरे माँ बाप कुछ भी करके इन्हें थोड़ा बहुत कुछ भी दे देंगे तो ये तुझे बख्श देंगे। लेकिन कंगना इसके लिए तैयार नहीं हो रही थी। वो अपनी वजह से अपने मायके में कोई तनाव अपने माँ बाप और भाई भाभी के बीच पैदा नहीं करना चाहती थी, क्योंकि अपने माँ बाप की हालत का उसे अंदाजा था। इसी बीच एक दिन सुबह सुबह कंगना के मायके में फोन आया कि कंगना के पेट में उसका बच्चा मर चुका था, जिसकी वजह से उसके शरीर में जहर फैल गया और उसकी भी मौत हो गई। तुरंत पता नहीं चलने की वजह से पूरे शरीर में जहर फैल चुका था, क्योंकि बच्चा पेट में 2 दिन पहले ही मर चुका था, इसलिए कंगना को बचाया नहीं जा सका। सुनकर कंगना के मायके में सब हैरान रह गए। उन्हें तो लग रहा था सब कुछ ठीक है, एकाएक ये सब कुछ क्या हो गया। अभी 2 महीने पहले ही तो वो कंगना से मिलकर आए थे, तब तो कंगना बिल्कुल ठीक थी। लेकिन उन्हें क्या पता था कि कंगना ठीक नहीं थी, बल्कि उसे बुरी तरह से प्रताड़ित किया जा रहा था, और उसने अपना दर्द अपने माता पिता के साथ नहीं बांटा था। खैर, कंगना की अंतिम क्रिया में उसके माँ बाप, भाई भाभी सब आए हुए थे, और सबकी आंखों में आंसू थे। ससुराल में सब लोग रोने का अच्छा ड्रामा कर रहे थे, ताकि किसी को शक ना हो कि कंगना के साथ उन लोगों ने क्या किया है। और फिर कंगना की अंतिम क्रिया कर दी गई। फिर कंगना के मायके वाले जब अपने घर जाने लगे तो उनके जाते वक्त कंगना की जेठानी भारती कंगना की माँ के गले लगकर बुरी तरह से रोने लगी, और वो कुछ बोल ही नहीं पा रहे थे। सबको लग रहा था
कि देवरानी जेठानी में बहुत प्यार था, इसीलिए वो इतना रो रही है। लेकिन कंगना की भाभी लतिका, जो एक मनोचिकित्सक भी थी, उसने भारती की बॉडी लैंग्वेज को समझ लिया था और उसे समझ में आ रहा था, जैसा दिख रहा है वैसा कुछ नहीं है, बात कुछ और है। और फिर सब अपने घर आ गए। घर पर आकर लतिका ने बोला, मम्मी पापा, कंगना दीदी के साथ जरूर कुछ गलत हुआ है। भारती दीदी की हालत देखकर मुझे समझ में आ रहा था कि वो हमसे कुछ कहना चाहती थी, पर कह नहीं पा रही थी। शायद उन्हें किसी का डर था। सच कुछ और है, हमारी कंगना दीदी के साथ कुछ तो गलत हुआ है। इस पर कंगना के माँ बाप ने बोला, अरे नहीं, अगर ऐसा कुछ होता तो क्या कंगना हमें बताती नहीं? और अभी 2 महीने पहले ही तो हम दोनों कंगना से मिलकर आए थे, वो तो बिल्कुल ठीक लग रही थी। उसके ससुराल में भी सब लोग इतने अच्छे से बोलते बतियाते हैं कि कहीं से भी नहीं लगता कि वो अपनी बहू के साथ कुछ गलत करते होंगे। लेकिन लतिका ये बात मानने को तैयार ही नहीं थी और बोल रही थी, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ तो बात जरूर है। भारती दीदी हमसे कुछ कहना चाहती थी, पर हम समझ नहीं पाए। कंगना दीदी जरूर किसी मुसीबत में थी। कंगना ने आज तक अपने ससुराल के किसी भी सदस्य की असलियत अपने मायके में नहीं बताई थी, इसलिए सब लोग उन्हें बहुत अच्छा समझते थे, क्योंकि उन लोगों ने हमेशा आमने सामने से बहुत अच्छे से व्यवहार किया था। कभी भी उन्हें कोई शक नहीं होने दिया था कि वो इतने घटिया लोग हैं। इसलिए लतिका की बातों पर लतिका के ससुराल में किसी को यकीन नहीं हो रहा था। लेकिन लतिका बार बार कह रही थी, आप लोग मानो या ना मानो, कंगना दीदी के साथ कुछ तो गलत हुआ है और मैं वो पता करके ही रहूंगी। मेरी कंगना दीदी से कभी ज्यादा बात नहीं हुई, क्योंकि सिर्फ अपनी शादी में ही उनसे मिलना हुआ था। और अब देखो, कुछ महीनों में ही ये घटना हो गई। लेकिन सच तो मैं पता लगा कर रहूंगी। बस मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि अगर कंगना दीदी किसी मुसीबत में थी, तो उन्होंने आप लोगों से संपर्क क्यों नहीं किया? आप लोगों को बताया क्यों नहीं? अब लतिका को क्या पता था कि कंगना ने अपने मायके में संपर्क क्यों नहीं किया। कंगना को तो लगता था कहीं उसकी वजह से उसके भाई भाभी और माँ बाप के बीच तनाव न पैदा हो जाए, क्योंकि कंगना भी तो लतिका से उसकी शादी के बाद नहीं मिली थी और उसे पता ही नहीं था कि लतिका इतनी सुलझी हुई और अच्छी लड़की है। कंगना के मन में तो कहीं ना कहीं ये बात थी कि लतिका एक बड़े घर की लड़की है, तो शायद वो घमंडी होगी। और क्या पता, अगर कंगना अपनी परेशानी मायके में बताए तो लतिका घर में बवाल मचा दे और उसके भाई भाभी और माँ बाप के बीच दूरियां पैदा हो जाएं। लेकिन अब लतिका ने ठान लिया था कि वो दूध का दूध और पानी का पानी करके ही दम लेगी। आखिर क्या हुआ था कंगना के साथ और कैसे उसके ससुराल वालों ने उसे मारा था? ऐसी क्या प्रताड़ना दी थी उसे कि उसकी जान चली गई थी? क्योंकि लतिका को ये यकीन था कि कंगना को उसके ससुराल वालों ने ही मारा है, जो कि कोई नहीं जानता। लतिका कंगना की जेठानी भारती से सच्चाई का पता लगाना चाहती थी, लेकिन भारती से उसके ससुराल में मिलना मुश्किल था। कुछ दिनों बाद कंगना के ससुराल में एक कैंप लगा था, जिसमें ग्रेजुएट औरतों को बुलाया गया था, ये बोलकर कि उन्हें एक ट्रेनिंग दी जाएगी, जिससे वो अपने घर पर एक छोटा सा कुटीर उद्योग खोल सकती हैं, जिसके लिए उन्हें लोन भी मिलेगा। उस कैंप में भारती भी आई थी। लतिका को बहुत अच्छे से पता था कि भारती वहां जरूर आएगी, इसलिए लतिका भी वहां छुप कर खड़ी थी और भारती को देखते ही वो उसे किनारे खींच कर ले गई। लतिका को देखकर भारती घबरा गई। लतिका ने भारती से बोला, भारती दीदी, उस दिन मैं आपकी बॉडी लैंग्वेज से समझ गई थी कि कंगना दीदी के साथ कुछ तो गलत जरूर हुआ है और आपको सब कुछ पता है। आप उस दिन हमसे कुछ बोलना चाहती थी, पर किसी डर की वजह से बोल ही नहीं पाई। प्लीज, अभी यहाँ पर कोई भी नहीं है। अगर कोई बात है तो आप मुझे बता दीजिए। भारती बहुत घबरा रही थी, लेकिन लतिका ने बहुत दबाव डाला तो भारती ने बोला, अगर मैंने कुछ भी बोला तो जो हाल कंगना का हुआ है वही हाल मेरा भी हो जाएगा। कंगना के तो फिर भी मायके वाले थे, तब भी उसने अपना दुख
अपने मायके वालों पर जाहिर नहीं किया और उसकी जान चली गई। मेरा तो कोई मायका भी नहीं है। मेरे माँ बाप इस दुनिया से जा चुके हैं। अगर इन लोगों ने मेरे साथ कुछ कर दिया तो क्या होगा? मेरा एक छोटा सा बच्चा है। लतिका ने उसे विश्वास दिलाया। कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। आप बस ये बताइए कि कंगना दीदी के साथ क्या हुआ था। मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। भारती ने बोला, मुझे कुछ नहीं पता। कंगना तो अब इस दुनिया से चली गई है, पर मुझे तो इसी दुनिया में रहना है अपने बच्चे के साथ। और मुझे रहने के लिए एक छत और खाने के लिए रोटी तो चाहिए ही ना। मुझे कुछ नहीं बोलना, क्योंकि मैं आत्मनिर्भर नहीं हूँ। कि अगर मेरी जान बच भी गई तो मैं कैसे अपने आगे की जिंदगी गुजारूंगी इन लोगों से दुश्मनी लेकर। लतिका ने कहा, भारती दीदी, आप मेरे ऊपर भरोसा रखिए। आपको कुछ नहीं होगा, और ना ही आपके बच्चे को। आप सच बताइए, आपकी और आपके बच्चे की जिम्मेदारी मेरी है। इतना विश्वास आप मेरे ऊपर कर सकती हैं। कंगना दीदी ने तो मेरे ऊपर कभी विश्वास नहीं किया, क्योंकि हमारा मिलना ही नहीं हो पाया था। लेकिन हाँ, मैं आपका बाल भी बांका नहीं होने दूंगी। आप मुझे सच बताइए। उसके बाद भारती ने जो कुछ भी बताया सुनकर लतिका की रूह कांप गई। कोई इतना जालिम कैसे हो सकता है? भारती ने लतिका को बता दिया कि उसका दहेज देखकर कंगना के ससुराल में सबको लालच आ गया था, और सारे के सारे मिलकर कंगना को लगातार प्रताड़ित कर रहे थे। उसे 2 महीने तक बेतहाशा मारा गया था, लेकिन तब भी वो नहीं टूटी थी और अपने घर में कुछ नहीं बोला था। उसके बाद उन लोगों ने नीचता की सारी हदें पार कर दी। गर्भवती कंगना को भूखा एक कमरे में बंद कर दिया। भूख से चिल्लाती थी कंगना। उसके पेट में बच्चा था, लेकिन इन नीच लोगों को बिल्कुल भी शर्म नहीं आती थी। उसे एक भी रोटी नहीं देते थे। एक दिन चुपके से मैं एक रोटी और नमक उसे खिड़की से देने की कोशिश कर रही थी कि मेरी सास ने मुझे देख लिया तो मेरा हाथ जला दिया था। ये देखो, कहकर भारती ने अपना हाथ दिखाया, जिस पर जले का एक बहुत बड़ा सा निशान था। और फिर मेरे पति ने भी मुझे बहुत मारा था और बोला था कि अगर मैंने कंगना के ऊपर दया दिखाने की कोशिश की तो मुझे भी कंगना की तरह भूखा कमरे में बंद कर दिया जाएगा। कंगना का बच्चा तो अभी उसके गर्भ में था। मेरा तो जीता जागता बच्चा मेरी गोद में था। मैं क्या करती? मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मैं चाहकर भी कंगना के लिए कुछ नहीं कर पा रही थी, और कंगना लगातार 10 दिनों तक भूखी थी, जिसकी वजह से पेट में ही उसका बच्चा मर गया। और उसके 2 दिन बाद कंगना की हालत खराब होने लगी। तब इन लोगों को लगा कि ये लोग कहीं फंस न जाएं। तब ये लोग उसे डॉक्टर के पास लेकर गए। डॉक्टर को इन लोगों ने कुछ नहीं बताया कि इन लोगों ने 10-12 दिनों से कंगना को भूखा रखा है। डॉक्टर ने जब चेक किया तो बच्चा पेट में मरा हुआ था। इसलिए डॉक्टर को समझ में आ गया कि कंगना के पेट में इन्फेक्शन फैल गया है, जिसकी वजह से कंगना की हालत काफी सीरियस हो चुकी थी। और जब तक डॉक्टर कुछ करते, कंगना की मौत हो गई। सब कुछ बिल्कुल सामान्य सा दिखा कि पेट में बच्चा मर जाने की वजह से और सही समय पर पता न चलने की वजह से कंगना की मौत हुई है। ये शातिर लोग साफ बच निकले। सुनकर लतिका हैरान हो गई। कोई इतना शातिर कैसे हो सकता है? लतिका ने बोला, अब तो हमारे पास कोई सबूत भी नहीं है। कंगना दीदी का अंतिम संस्कार भी कर दिया गया है। अब इन नीच और घटिया लोगों को हम सजा कैसे दिलवाएंगे? भारती अभी डर रही थी, बोल रही थी, मेरा क्या होगा? भाभी, मैंने तो आज आपको सब बता दिया। अब तो मेरा भी हाल ये लोग कंगना दीदी वाला ही करेंगे। लतिका ने बोला, भारती दीदी, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। आपका कुछ नहीं होगा। बस मुझे इन लोगों के खिलाफ कोई सबूत मिल जाए तो मैं छोड़ूंगी नहीं इन्हें। ये सुनते ही भारती ने चुपके से अपना मोबाइल निकाला, जो कि कुछ खास नहीं था, पर काम चलाऊ वीडियो बन जाती थी उसमें। भारती ने लतिका को एक छोटी सी वीडियो क्लिप दिखाई, जो उसने चुपके से खिड़की से रिकॉर्ड की थी, जहां कंगना भूख से तड़प रही थी और उसके सास ससुर, जेठ हेमंत और उसका पति जगदीश सब उसके अगल बगल में खड़े होकर उसे धमका रहे थे कि अगर हमारी मांग अपने मायके वालों से बोलकर पूरी नहीं करवाई तो तुझे ऐसे ही भूख से तड़पा तड़पा कर मारेंगे और किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। भारती ने बोला, बहुत मुश्किल से ये छोटी सी वीडियो बना पाई थी मैं, लेकिन कभी हिम्मत नहीं जुटा पाई आप लोगों तक पहुंचाने की। पर आज
आप मुझे इतना भरोसा दिला रही हो तो ये वीडियो आपको दिखा रही हूँ। लतिका के लिए ये सबूत काफी था। वो सबूत लेकर और भारती को लेकर पुलिस स्टेशन गई और सारा कुछ पुलिस को बता दिया। भारती ने भी गवाही दे दी थी लतिका का साथ पाकर। पुलिस जल्दी ही कंगना के ससुराल पहुंची और सबको गिरफ्तार कर लिया। भारती के ससुराल वालों को जब पता चला कि भारती ने कंगना की मौत की सारी सच्चाई कंगना के मायके वालों और पुलिस को बता दी है, तो उनके हाथ पांव फूल गए। हेमंत भारती के ऊपर हाथ उठाने जा ही रहा था कि उसकी हिम्मत कैसे हुई ये सब कुछ करने की। लेकिन पुलिस वालों ने हेमंत को पकड़कर अच्छी तरह से वहीं पर धो दिया और सबको लेकर उनकी असली जगह पर चली गई। जाते जाते लतिका ने उन लोगों को बोला, अब तुम लोग जेल के अंदर ही अपनी जिंदगी गुजारोगे, मैं तुम्हें बाहर निकलने दूंगी ही नहीं। कहकर लतिका ने अपने पापा को फोन लगा दिया और उनसे बोल दिया कि अच्छे से अच्छा और बड़ी से बड़ा वकील करके इन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने का इंतजाम करें। ये लोग जेल के बाहर नहीं आने चाहिए। भारती ने अपने ससुराल वालों को जेल तो भेज दिया था, पर वो बहुत डर रही थी कि अब उसका क्या होगा। उसकी रोजी रोटी का कोई साधन नहीं है। वो और उसका बच्चा अपना जीवन यापन कैसे करेंगे। लतिका ने बोला, भारती दीदी, आप परेशान क्यों हो रही हो, मैं हूं ना। काश कंगना दीदी ने भी एक बार मुझ पर भरोसा किया होता तो आज वो भी हमारे बीच होती। लेकिन आपको मैं बीच मझधार छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। आप ग्रेजुएट हो, मैं पापा से बोलकर आपकी कहीं ना कहीं कोई जॉब लगवा दूंगी, जिससे आप आत्मनिर्भर बन जाओगे और आपको किसी के सहारे की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। आप पूरी इज्जत और मान सम्मान के साथ अपना जीवन यापन कर पाओगी। फिलहाल आप हमारे साथ हमारे घर चलिए। कंगना दीदी तो नहीं रही, पर अब आप ही हमारे लिए कंगना दीदी की तरह हैं। हम आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। अब आप हमारे साथ ही रहेंगी और वहीं से कोई नौकरी करेंगी। भारती को लेकर लतिका अपने ससुराल आ गई और अचानक लतिका को भारती के साथ आया देखकर निश्चल और उसके मम्मी पापा ने लतिका से कहा, बेटा तुमने भारती को यहाँ लाकर बहुत अच्छा किया। भारती अगर हिम्मत करके सच्चाई नहीं बताती तो हमें कभी कंगना की मौत का सच पता ही नहीं चलता। फिर उन्होंने भारती से कहा, तुम भी हमारी बेटी जैसी ही हो और आज से तुम इसी घर को अपना मायका समझना। काश कंगना ने अपने ऊपर हो रहे अत्याचारों के बारे में समय से हमें बता दिया होता तो आज वो भी हमारे साथ होती। अब सारा सच जाने के बाद उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि कंगना के साथ इतना सब कुछ हो सकता है। और कंगना ने आज तक अपने माँ बाप और भाई भाभी से कुछ नहीं बताया। इतना सब कुछ अकेली झेलती रही। लेकिन अब कोई क्या कर सकता था सिवाय रोने के। कुछ दिनों के बाद लतिका के पापा ने भारती की एक हॉस्पिटल में रिसेप्शनिस्ट की नौकरी लगवा दी और जगदीश और उसके घर वाले तो सलाखों के पीछे थे ही। और वो जेल से कभी निकल ना पाए, इसका पूरा इंतजाम लतिका, निश्चल और उनका पूरा परिवार मिलकर कर रहा था। और चश्मदीद गवाह के रूप में भारती तो उनका साथ दे ही रही थी। अफसोस तो बस इस बात का था कि कंगना अपने भाई भाभी को कभी समझ नहीं पाई और अपने दिल की बात कभी उनसे कह नहीं पाई। काश कि कंगना ने एक बार उनसे अपनी तकलीफें शेयर की होती तो शायद आज वो इस दुनिया में होती। कंगना अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसकी खामोशी हमें बहुत बड़ा सबक दे गई। दहेज के लालची दरिंदों ने एक और बेटी की जिंदगी छीन ली, लेकिन फिर भी सच्चाई दबाई नहीं जा सकी। लतिका और भारती की हिम्मत ने उन अपराधियों को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। आज सवाल सिर्फ इतना है, कब तक बेटियां दहेज के नाम पर अपनी जान देती रहेंगी? कब तक समाज चुप रहेगा? याद रखिए, कंगना की मौत एक हादसा नहीं, बल्कि दहेज नाम की उस बीमारी का चेहरा है जिसे मिटाना हम सबकी जिम्मेदारी है। दोस्तों, ऐसे दहेज के लालची दरिंदों को आपकी नजर में क्या सजा मिलनी चाहिए? कमेंट में जरूर लिखिएगा। और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको रोज अच्छी अच्छी कहानियां सुनने को मिलती रहें। तो फिर मिलते हैं एक और कहानी के साथ। नमस्कार।